तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि 12th के फिजिक्स का बहुत ही इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे अनुसार 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है इसमें शायद 12th का जो बोर्ड होने वाला है इसमें दे सकता है, जो कि उत्तल गोलाकार सतह से अपवर्तन है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तल गोलाकार सतह से अपवर्तन, जो कि 5 नंबर का पूछेगा इस बार। तो सबसे पहले हम अपवर्तन जानते हैं, अपवर्तन होता क्या है दोस्तों। अपवर्तन सबसे पहले देखते हैं अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन मान के चलिए ये कोई सरफेस लिए, किसी भी प्रकार का ये सरफेस हो सकता है। तो अपवर्तन क्या कहता है? अपवर्तन यह कहता है जब कोई भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह किसी निश्चित कोण पे मुड़ जाती है। निश्चित कोण पे मुड़ने की ही घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। मान के चलिए सरफेस है, ऊपर में मान के चलिए यह विरल माध्यम है और यह नीचे में सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण आएगी, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो यह डिपेंड करेगा विरल है कि सघन है, इस पे डिपेंड करेगा कि यह किस साइड मुड़ेगा। ये इस साइड जाएगा या फिर ये इधर आ जाएगा या फिर इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा यह इस पे डिपेंड करेगा कि विरल है कि सघन है। तो हम बताते हैं विरल और सघन में कैसे है। विरल सघन, जब प्रकाश की किरण आएगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह सबसे पहले हम अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब डाल देंगे। जब विरल से सघन माध्यम की ओर आएगी तो दोस्तों जब विरल से सघन माध्यम की ओर आएगी तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभिलंब की ओर मुड़ने का तात्पर्य ऐसे हो जाएगा, मतलब इधर। अगर 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 सघन से विरल जाती तो फिर यह ऐसे हो जाता है, परंतु हम बोल रहे हैं विरल से सघन। विरल से सघन का मतलब वह अभिलंब की ओर आएगी। तो अगर आ रही है तो कौन आई? अपवर्तन कौन जानते होंगे। अपवर्तन कौन बनता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच। आपतित किरण ये हुआ और यह अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच अपवर्तन कौन बनता है। और परावर्तन कौन? अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच अपवर्तन कौन बनता है। हम लोग देखें समतल सतह से दोस्तों। तो अब जो कि 12th के बोर्ड के फिजिक्स में पूछेगा वह इससे रिलेटेड एक भी नहीं होगा, लेकिन ये हम आपको इसीलिए बताए कि आपको इससे रिलेटेड आगे इससे समझ में आ जाए। तो कोई भी दोस्तों कोई भी माध्यम हो यह इस पे डिपेंड करेगा अगर वह अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगा, लेकिन वह अभिलंब की ही ओर मुड़ेगा। यह निश्चित है कि अगर सघन से विरल जाए या फिर विरल से सघन की जाए, अभिलंब की ओर मुड़ेगा या फिर अभिलंब से दूर जाएगा। ये अपवर्तन में यही है। तो अब हम देखते हैं अति गोलाकार अपवर्तन है। यह मान के चलिए गोलाकार को भी सरफेस है, गोलाकार सरफेस है। इसको हम दो भागों में अगर काट दें तो एक भाग ऐसा हो जाएगा, एक भाग ऐसा हो जाएगा। इस भाग को हम उत्तल गोलाकार सतह कह सकते हैं, इसे अवतल गोलाकार सतह कह सकते हैं। तो 12th के बोर्ड में पूछेगा उत्तल गोलाकार सतह से अपवर्तन। तो उत्तल गोलाकार सतह से अपवर्तन के बारे में हम आपको चलिए आगे बताते हैं। तो उत्तल गोलाकार सतह से अपवर्तन के लिए मान के चलिए एक कोई गोलाकार है, गोलाकार है ए सी वक्रता केंद्र है। मान के चलिए अगर हम कहीं से भी यहाँ से मान के चलिए कोई भी वस्तु है, अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं तो इसे अगर ये दोस्तों किस यहाँ से अगर हम अभिलंब डालते हैं पहले सी यहाँ से अभिलंब हम डालें। अब दोस्तों ये जब भी मुड़ेगा तो ये मान के विरल माध्यम है, विरल यह हवा है दोस्तों, और ये कांच है, कांच स्लैब है। तो ये विरल से और ये कांच है तो इसका मतलब होगा कि हवा के तुलना में तो ये बहुत ही कम इसमें प्रकाश की चाल होगी, तो जिसके माध्यम से ये सघन हो जाएगा। सघन अगर होगा दोस्तों तो ये क्या कहता है, तो अभिलंब की ओर ही मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर अगर ये मुड़ रहा है तो ये जब भी होगा तो प्रतिबिंब इसी लाइन पे कहीं भी बनेगा। ये ओ ऑब्जेक्ट का, किसी भी ओ ऑब्जेक्ट का इसी लाइन पे कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा, ऑब्जेक्ट पे बनेगा। तो मान के चलिए इधर मतलब ये प्रति है, प्रति अभिलंब है तो
ये इधर आएगा तो ये आई है, इधर आएगा इधर मतलब इधर ही मुड़ रहा है, तो ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है ये। अगर ये आप समझ लिए तो 12th का जो बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप आराम से समझ जाइएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम बनाते हैं फ्रेश से फिगर, जो कि आपको समझ में आ जाए। मान के चलिए ये है, आपको मानना है, इसे ड्रॉ नहीं करना है। मान के चलिए ये मानना, आपको ड्रॉ करना ही नहीं है। इधर का जो मैंने डॉट लाइन में दिखाया इसे ड्रॉ नहीं करना है, ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं। मान के चलिए ये सी, ये विरल माध्यम है, ये हवा है, इस साइड विरल माध्यम है और इस साइड सघन माध्यम है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, जब ये यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी तो विरल माध्यम से, तो यहाँ मान के चलिए यहाँ पे टकराएगी तो यह जरूर है कि इधर ही आएगी, परंतु सी से इधर नहीं है। सी है इसका वक्रता केंद्र मतलब इसका केंद्र है। तो यहाँ से सबसे पहले हम अगर इधर किस जगह आएगी इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसमें अभिलंब डालेंगे। अभिलंब डालने के बाद आप इधर कहीं पे भी इसे कर सकते हैं, परंतु आप इसे नहीं ड्रॉ कीजिएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये मान के चलिए आई हो जाएगा, ये विरल हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। इधर साइड में बना देते हैं जिससे की वजह से इधर हम साबित कर पाए। तो ये वो कोई वस्तु है, ये μ1 कोई माध्यम है, μ2 भी कोई दूसरा माध्यम है। μ1 जो है कि ये विरल माध्यम है, मान लिया है, μ2 सघन माध्यम है। तो ये इधर से आई, ये वक्रता केंद्र से जो हम इस पे डाले हैं ये अभिलंब है, यहाँ से डाले हैं एक, यहाँ पे हम क्यू मान लिए पी, और यहाँ से हम एक अभिलंब यहाँ से भी हम डाल देते हैं पी डैश। अब हम अभिलंब डाले, यहाँ पे इस कोण को हम अल्फा मान लेते हैं, इस कोण को हम मान रहे हैं, इस कोण को हम बीटा मान रहे, इस कोण को हम गामा मान लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साबित करने के लिए। हमें दोस्तों इसका उत्तल गोलाकार सतह में हमें ज्ञात करना है क्या है। हम आपको यह बता रहे हैं कि वस्तु से क्या कहता है, वस्तु से प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है, हमें यह ज्ञात करना है। या फिर हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब कितना दूरी पर, हम ये भी कह सकते हैं ज्ञात करना है। मान के चलिए ये जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाएगा क्यू, तो देखिए ये जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाएगा तो पी डैश जो है पी में धीरे धीरे सटते जाएगा। तो हम पी डैश के या फिर पी बात एक ही हो जाता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टार्ट करने के लिए। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे पी ओ क्यू या कहिए, या फिर पी डैश कहिए, क्यू कहिए या ओ कहिए, तो एक ही बात हुआ। पी डैश कहिए या फिर क्योंकि अगर ये जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाएगा तो पी डैश में ही मिल जाएगा, तो इसीलिए हम पी ही ले लेते हैं। या फिर पी डैश भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ले रहे। अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसकी और इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हमें 10 लेंगे, क्योंकि 10 में ये ऐसा रिलेशन देखा जाता है कि लंब और आधार का संबंध है। तो सबसे हम 10 ले लेते हैं। तो पहले ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो tan अल्फा कहाँ हो जाएगा, पी क्यू tan अल्फा लंब बटा आधार, तो ओ पी। tan अल्फा में हम ये ले लेंगे। अल्फा 12th में दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत ही छोटे कोण के लिए हम अल्फा, इसके 10 को हटा के हम सिर्फ अल्फा से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इससे मतलब अगर बहुत ही छोटा कोण रहेगा तो हम उसके लिए अल्फा यूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा यूज का सेंस ये है कि जहाँ भी अगर यहाँ थीटा रहेगा, अगर मान के चलिए अगर यहाँ थीटा रहेगा तो हम यहाँ थीटा भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे परंतु हम अल्फा माने हैं तो यहाँ पे हम अल्फा ही लेंगे। तो अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल मान के चलिए हम ले रहे हैं पी क्यू सी। दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं पी क्यू सी।
देखते रहिएगा दोस्तों इधर फिगर को भी। ट्रायंगल पी क्यू सी, तो ट्रायंगल पी क्यू सी में देखिए पी क्यू सी में बीटा है, यहाँ पे बीटा माने थे, थोड़ा हम छोटा छोटा लिख देते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाता है। ट्रायंगल ओ पी क्यू टेन अल्फा इजी ओके, इसको हम छोटा, ये तो अभी हम बताए ही थे, ट्रायंगल पी क्यू सी टेन बीटा, टेन बीटा, टेन बीटा देखिए, फिर इसमें भी लंब बटा आधार कर रहे हैं, तो पी क्यू बटा पी सी, इसको हम इसके लिए हम छोटा कौन मानेंगे, टेन बीटा बी। अब फिर अब अगला ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आई। तीसरा ट्रायंगल देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे बनेगा पी क्यू आई, यहाँ पे देख रहे होंगे पी डैश के या पी, बात एक ही है, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको ऐसे धीरे धीरे करते जाइए, आप इमेजिन कीजिए कि ये अगर जहाँ धीरे हो जाएगा ये दोनों तो एक ही जगह पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचिएगा ये तो ऐसा है तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रायंगल हम लेते हैं तीसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आई, तो टेन गामा टेन गामा, तो पी क्यू बटा पी आई, इसीलिए गामा। तो अब ये तीनों तो आप देख लिए होंगे, यह हो गया। तो आगे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कौन आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताए हैं कि कौन आई इसलिए होगा कि यह आपतित अभिलंब और आपतित किरण के बीच ही आप अपवर्तन कौन बनता है। तो यहाँ पर कौन आई अपवर्तन कौन है, कौन आर जो है, यहाँ पे कौन आर देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण यहाँ पे दर्शा भी देते हैं परिवर्तन कौन। तो यहाँ से हम टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा है। सबसे बड़ा ट्रायंगल ये यहाँ से यहाँ तक, तो हम ट्रायंगल एक और ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी ले लेते हैं। तो ओ क्यू सी यहाँ कौन है, ये दोनों कौन बहिष कोण के बराबर होता है। तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये तो जानते होंगे दोस्तों, 9th-10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये दोनों का कौन दोनों का योग इस कोण के बराबर होता है, तो अब कौन आर, अब यहाँ हमारा यहाँ से यहाँ कम हो चुका है हमारा। ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल सी क्यू आई, सी क्यू आई, ये इस दोनों कोणों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर। अगर हम इसको इधर ला रहे हैं, इसको इधर हम लाएंगे, आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ये दोनों को हम इमर्ज कर देते हैं। आई बा आर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और इसे बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं। और हम स्नेल्स लॉ से लेते हैं। स्नेल्स लॉ तो आप लोग जानते ही होंगे पहले से, अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग ये तो ऐसे ही नहीं देखने आइएगा। तो हम स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो अगर छोटे कोण के लिए लेंगे तो साइन आई के, जैसे यहाँ पे हमने टेन अल्फा के बदले हम अल्फा ले लिए थे, तो टेन अल्फा का कोई छोटा कोण था, तो इसमें भी हम बहुत ही छोटे कोण के लिए क्या कहता है आई लेंगे, साइन आई के बदले हम साइन आई लेंगे। तो म्यू वन आई साइन आर के बदले हम म्यू टू साइन आर। तो आई जिस तरह हम यहाँ पे किए हैं ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो आई आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। अब ये दोनों को
इमर्ज कर देते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड का दोनों बराबर है, आई और आर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसका हम ऐसे अल्फा प्लस बीटा, बीटा माइनस गामा म्यू टू म्यू वन। अब इनसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अल्फा म्यू वन प्लस बीटा म्यू वन इजकल टू बीटा म्यू टू माइनस गामा म्यू टू। गामा म्यू टू मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं। तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा को हम इस साइड, इस बीटा को इस साइड हम दे देते हैं और इसे इस साइड माइनस वैसे हम इस साइड ला लेते हैं। तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू। अब सब दोस्तों सिर्फ मैथ का कमाल है, जिसे मैथ आता है वो आराम से कर लेगा, जिसे नहीं आता है मुझे थोड़ा दिक्कत होगा। म्यू वन बीटा, तो यहाँ पे म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा म्यू टू बीटा म्यू वन। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं। म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू गामा, यहाँ पे बीटा कॉमन हो गया। बीटा बीटा बी नहीं समझिएगा, बीटा है म्यू टू माइनस म्यू वन, ये हो गया। अब यहाँ पे अब सब जगह मान रख देते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान रख देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मान दिया हुआ है, अल्फा का भी मान है, बीटा का भी मान है, गामा का भी मान है। तो हम लोग अब अल्फा के जगह रख देते हैं। अल्फा के जगह रखेंगे पी क्यू, देखिए यहाँ पे पी क्यू बाय सेम रख रहे हैं, ओ पी प्लस म्यू टू। गामा है पी क्यू बाय पी आई और बीटा के जगह पी क्यू है पी सी म्यू टू माइनस म्यू वन। पी क्यू देख लीजिए कट जाएगा। अगर हम इसे इसमें भी अगर पी क्यू अगर हम कॉमन लेंगे ऊपर का तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही हम मान के चलिए कटा रहे हैं पी क्यू तीनों से कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर नीचे म्यू वन ओ पी प्लस म्यू टू पी आई प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन बाय पी सी। आप लोग अब हम लोग ओ पी पी आई पी सी यहाँ से चिन्ह परिपाटी के अनुसार से लिख लेते हैं। तो ओ पी है, देखिए ओ पी, तो ये वस्तु दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा यू से लिखते हैं, वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं। लेकिन यहाँ से हम अति चिन्ह के अनुसार इसे हम क्या देंगे, इधर है, जब भी है तो इधर है। प्रकाश की किरण इधर जा रही है परंतु वस्तु इधर है। अगर प्रकाश की किरण की ही और वस्तु रहेगी तो पॉजिटिव लेंगे, परंतु प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में तो इसके हम यू में निगेटिव लेंगे। म्यू वन माइनस यू प्लस म्यू टू पी आई ये प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी, इसे हम प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं। तो परंतु ये प्रकाश की ही ओर है, प्रकाश देखिए इधर ही जा रही है प्रकाश, तो इधर अगर प्रकाश इधर ही जा रही है तो हम इसमें पॉजिटिव लेंगे प्लस भी। प्लस पॉजिटिव को दर्शाने की जरूरत नहीं होती है, यदि आप तो ऐसे ही लिख सकते हैं भी म्यू टू माइनस म्यू वन बाय पी सी देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र की दूरी हुई। वक्रता केंद्र की दूरी को हम आर से डोनेट करते हैं, कैपिटल आर से डोनेट हम करते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हो गया है यह फार्मूला साबित। इसे और हम आप दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ही अगर आप करें लिखेंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। परंतु इसका आप हिंदी में भी इसको बना के लिख सकते हैं कि माना कि एक उत्तल गोलाकार सतह है या इस पे वक्रता केंद्र पी है और वक्रता केंद्र पी है, प्रतिबिंब आई है, वो वस्तु है जहाँ प्रकाशीय पुंज कहिए या वस्तु कहिए, माना अल्फा कहाँ पे है, बीटा गामा, ये सब मान सकते हैं आप अपने मन से लिख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से यहाँ ही पूछेगा
इसे हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं। इसे हम थोड़ा सा किस फॉर्म में पूछेगा एग्जाम में, इसे हम और थोड़ा सा आगे इसे हम मिटाना पड़ेगा, परंतु मिटाते हैं। यहाँ पे जब था तो हम मिटा के यहाँ पे फिर से लिखे हैं। इसको हम थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख देते हैं कि माइनस है तो आगे अच्छा नहीं लगता दिखने में। इसे हम u2 माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 माइनस μ1 बाय आर, इस फॉर्म में पूछेगा परीक्षा में। ये भी है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी, r है वक्रता त्रिज्या, और μ2 है दोस्तों माध्यम। μ2 यहाँ पे जो हमने कभी चित्र बनाया था, एक बार हम फिर से आपको बना के दिखा देते हैं सामने में जल्दी जल्दी। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे O है, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, यहाँ पे C है वक्रता त्रिज्या। यहाँ से हम प्रतिबिंब डालते हैं, प्रतिबिंब डाल दिए। ये अभिलंब है दोस्तों, ये प्रतिबिंब आई इमेज बन रहा है। तो यहाँ Q, यहाँ पे P मान रहे दोस्तों, ये से P डैश हो गया दोस्तों। फिगर है, आप इसमें आप क्या, और यहाँ सॉरी यहाँ μ1 μ2, ये μ1 दोस्तों ये है क्या कहता है, और ये μ2 भी है दोस्तों दूसरा में, ये एक दूसरा माध्यम है दूसरा, और इन दोनों माध्यमों को दोस्तों ये पृथक करता है। गोलाकार सतह, ये गोलाकार सतह आप अवतल भी ले सकते हैं, उत्तल भी ले सकते हैं। हमको लेकिन लगता है इस बार पूछेगा उत्तल से, तो इसलिए हम आपको उत्तल बता दिए, और हम आपको उत्तल बता दिए हैं।